अस्सलामुअलैकुम। अब आप लोगों ने जो स्टेट केस है या एफआईआर केस है उसके मुतल्लिक काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है, और आप लोगों के रिस्पांस से भी लगता है कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। उसके अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नोट करने वाला, वो ये है कि जिस तरह आप लोग सिविल केसेस के अंदर देखते हैं, जिस तरह आप फैमिली केसेस के अंदर देखते हैं कि पार्टीज़ को अपने केसेस को खुद परसू करना है, और अगर वो पेश नहीं होते तो सिविल, फैमिली या ऐसी किसी भी कैटेगरी के जो केसेस हैं उसके अंदर पैरवी ना करने पर बाकायदा कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो नॉन प्रोसिक्यूशन इन चीज़ों को खारिज कर सकती है, चाहे वो सिविल दावा हो, चाहे वो फैमिली सूट हो, या ऐसा कोई भी इस नेचर की जो रेमेडी है बिफोर द कोर्ट। अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा तो उस सूरत के अंदर कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि ऐसे डिसइंटरेस्टेड प्लेंटिफ को या पार्टी को जो है वो इस तरह सबक दिया जाए कि उसका अदम पैरवी जो दावा है उसको खारिज कर दिया जाए। लेकिन आप लोग ये जो अभी तक आप लोगों ने देखा उसमें आप लोगों को ये बात अब पता चल गई होगी कि जब भी कोई केस रजिस्टर हो जाता है या 173 सबमिट हो जाती है तो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर की प्रेजेंस तो मस्ट है कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कानून के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि अब इस केस को सवाए मेरिट पे डिसाइड करने के और कोर्ट के पास कोई रेमेडी नहीं है। इसमें ना किसी को पेश होने की ज़रूरत है, ना किसी की हाज़िरी लगाने की ज़रूरत है, और ना ही स्टेट केस जो है वो अदम पैरवी खारिज हो सकता है, विच फाइनली मीन्स कि इट हैज़ टू बी डिसाइडेड ऑन मेरिट आइदर वे। आगे हम देखेंगे कि एक और सूरत भी है, अगर कोई पेश नहीं होता तो कोर्ट के पास क्या रेमेडी है, लेकिन क्रक्स ये है कि ये अदम पैरवी खारिज नहीं हो सकता। ये चीज़ अप्लाई करती है आपकी स्टेट केस पे, और इसी तरह आप लोगों ने कंप्लेंट केस भी पढ़ा सेक्शन 200 से ऑनवर्ड्स, और उसके अंदर भी आपने जो है वो सारा प्रोसीजर देख लिया कि किस तरह कंप्लेंट एडमिट होती है और किस तरह उसमें भी प्रोसेस इशू होता है। अब कंप्लेंट को कैटेगराइज कर लेते हैं दो स्टेजेस पे। एक वो जिस वक्त सेक्शन 200 से 202 तक जो है वो कोर्ट उसको कर्सरी एविडेंस रिकॉर्ड करती है, मतलब उसको हम एक अच्छी टर्म के अंदर प्री एडमिशन स्टेज बोल देते हैं कि जिस वक्त तक प्रोसेस इशू नहीं होता। इस स्टेज के ऊपर कंप्लेंट के अंदर जो है उसको परसू करना लाजमी है, लॉ इसके बारे में खामोश है। इस वजह से कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर प्री एडमिशन स्टेज पे कोई अपनी कंप्लेंट को फॉलो नहीं कर रहा, उसके अंदर अपीयर नहीं हो रहा, कंप्लेनेंट अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहा या अपने कौंसल के थ्रू पेश नहीं होता, तो उस सूरत में कोर्ट के पास ये रेमेडी है कि वो उसको नॉन प्रोसिक्यूशन जो है वो खारिज कर सकती है। और इसके अलावा इस सेक्शन को जो है वो 247 जो है वो पोस्ट एडमिशन स्टेज को डील कर रहा है। प्री एडमिशन के बारे में उसके अंदर भी कोई चीज़ तहरीर नहीं है, लिहाजा उसके लिए चूँकि वो एडमिट नहीं है, उसके अंदर प्रोसेस इशू नहीं हुआ, इस वजह से उस स्टेज के ऊपर ना तो वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली है, और ना ही उसके ऊपर कोर्ट जो है वो पाबंद है कि उसको चलाई रखे, क्योंकि जब उसके अंदर कोई प्रोसीडिंग ही ऑर्डर नहीं की गई, अभी तक किसी को पाबंद ही नहीं किया गया, ना वो डिसमिस की गई है ना एक्सेप्ट की गई है, तो तब तक पार्टी को उसके अंदर अपनी अटेंडेंस मार्क करना ज़रूरी है। लेकिन पोस्ट एडमिशन स्टेज के लिए अगर आप सेक्शन 247 सीआरपीसी को देखें तो उसके अंदर भी बात जो है यहीं से शुरू होती है कि अगर एक्यूज्ड को तलब कर लिया जाए ऑन द डेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ द एक्यूज, विच मीन्स कि ये वो स्टेज है जो कि 204 सीआरपीसी के बाद शुरू होती है, प्रोसेस इशू होने के बाद, क्योंकि प्री एडमिशन स्टेज पे एक्यूज तो प्रोसीडिंग का पार्ट बन ही नहीं सकता, ना ही वो
जो है वो एविडेंस सुन सकता है जो रिकॉर्ड हो रही है, ना ही वो उस प्रोसीडिंग्स के अंदर ज्वाइन कर सकता है। वो टोटली कंप्लेनेंट की प्रोसीडिंग है। जब तक कोर्ट उसकी बात पूरी तरह रिकॉर्ड करके कंप्लेंट को डिसमिस नहीं करती या एडमिट नहीं करती, तब तक उसके अंदर ना तो कोई एक्यूज्ड है और ना ही कोई जो है अदालत ने किसी को तलब किया। और उस वक़्त जो जिनके खिलाफ इस्तगासा किया जाता है उनको भी रिस्पोंडेंट तहरीर करते हैं। एक्यूज वो तब बनते हैं जिस वक़्त कोर्ट जो है 204 का प्रोसेस इशू करके कहती है कि आके ट्रायल फेस करो। सो 247 के अंदर भी जो वर्ड हैं ऑन द डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज, ये कनोट करती है इस बात को कि ये वो प्रोसीडिंग है जो कि पोस्ट एडमिशन कंप्लेंट है। और इसके अंदर भी उन्होंने ये लिखा है कि अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता तो मैजिस्ट्रेट साहब मुलजम को बरी कर देंगे। लेकिन यहाँ तक जो बरी करने की बात है और कंप्लेनेंट के ना पेश होने की बात है, इस बात को आगे प्रोवाइजो क्लास में इसी 247 के अंदर क्लियर कर दिया गया। उन्होंने कहा लेकिन ऐसा आर्डर किसी ऐसे ऑफेंस में नहीं किया जाएगा जिसके अंदर जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल या नॉन कंपाउंडेबल होगा। तो इसका मतलब क्या कि जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, उसके अंदर इस्तगासा एडमिट होने के बाद, प्राइवेट कंप्लेंट एडमिट होने के बाद वो डिसमिस भी नहीं हो सकता नॉन प्रोसिक्यूशन पे। और इसका दूसरा मतलब देखेंगे तो जो नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं उसके अंदर इस्तगासा डिसमिस हो सकता है। और वो अगर आप सीआरपीसी के शेड्यूल 2 के अंदर जाएंगे तो ऐसे ऑफेंस शायद एक हैं या दो हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। लिहाजा ये भी सेक्शन एक तरह का इनइफेक्टिव है विद रिगार्ड टू डिसमिसल ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। और ये सिर्फ वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल और कंपाउंडेबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि इवन एडमिशन ऑफ द कंप्लेंट के बाद भी डिसीजन तक उन केसेस के अंदर कंप्लेनेंट को हर तारीख पे पेश होके अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। अगर वो नहीं होगा तो 247 के तहत वो नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हो जाएगी। लेकिन हर वो ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द सीआरपीसी और एनी अदर लॉ, उस सूरत के अंदर जो है वो अदम पैरवी भी खारिज नहीं हो सकता। ये आपका 247 जो है वो सीआरपीसी कहता है। इसके अलावा आपका जो 248 सीआरपीसी है, जिस तरह आप लोगों ने पहले भी सुना कि 494 सीआरपीसी के तहत प्रोसिक्यूटर को विड्रॉल की जो है वो एक अथॉरिटी है, लेकिन डैट इज़ आल्सो सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे 248 के अंदर कंप्लेनेंट को भी ये अथॉरिटी दे दी गई, लेजिस्लेचर ने दी कि जो प्राइवेट कंप्लेंट है वो डिसीजन, फाइनल डिसीजन प्रोनाउंस होने से पहले पहले वो किसी स्टेज पे भी अपना बयान देके उसको वापस ले सकता है। रीज़न कोई भी हो सकती है, वो मज़ीद उसको चलाना नहीं चाहता, वो उसके सुलह हो गई है, ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, सिंपल उसकी ये स्टेटमेंट कि मैं इसको मज़ीद चलाना नहीं चाहता इज़ सफिशेंट। और जो है 99.9% उसकी इस स्टेटमेंट के ऊपर जो इस्तगासा है वो डिसमिस एज विड्रॉन हो जाता है। और इसी 248 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट परमिशन दे देती है उसको इस्तगासा विड्रा करने की, तो इसका जो इफ़ेक्ट है डैट शैल बी इक्विटल ऑफ द एक्यूज फ्रॉम द केस। जैसा कि 245 के अंदर एक इक्विटल है, जैसा कि 345 के अंदर एक इक्विटल है, जैसा कि 249A सीआरपीसी के अंदर एक इक्विटल है। इसी तरह अगर प्राइवेट कंप्लेंट विड्रा हो जाती है, वो किसी स्टेज पे भी हो, चाहे फर्स्ट डे ऑफ चार्ज पे हो, चाहे
ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल हो या इवन फाइनल प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट वाले दिन भी अगर मुस्तगीस उसको वापस ले लेता है तो एक्यूज शैल बी डीम्ड एज ऑनरेबली इक्विटेड फ्रॉम डेट प्राइवेट कंप्लेंट। तो ये आपकी जो है सेक्शन 200 से ऑनवर्ड्स जितने सेक्शन हैं उसके रिलेटेड सेक्शन हैं, और इसके मुताबिक आपकी ये क्लैरिटी है कि कहाँ पे इस्तगासा जो है वो डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन हो सकता है, और कैस अगर वो विड्रा कर लिया जाता है तो क्या उसकी इजाज़त हो सकती है, और अगर हो जाती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा।